हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। इस वीडियो में हम यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए पॉलिटी के कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पांस टू द प्रीवियस वीडियोस एंड इसीलिए इस वीडियो में भी हम एक नया टॉपिक यानी कि जुडिशियल सिस्टम्स के ऊपर multiple choice questions discuss करेंगे. So I've tried to include some questions on judicial systems which match the level of UPSC. इसमें से एक या दो questions आपको ऐसे भी लग सकते हैं जो हम पिछली किसी वीडियो में कर चुके हैं. The purpose is to re-revise those questions so that you have a connect with the previous video as well. उसके अलावा बहुत सारे और नए questions include किए गए हैं from the judicial system of India, including Supreme Court, High Courts and overall judicial system of India. So if you have not subscribed to the channel, please subscribe to the channel and hit the bell icon so that you are the first to receive the notification as and when we post any such video. उसके अलावा यूपीएससी ईपीएफओ के लिए हमारे पास एक कोर्स चल रहा है. उसकी डिस्क्रिप्शन जो है उसकी जो लिंक्स हैं उन कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए वो सारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं. यू कैन गो एंड चेक दैट आउट. और अगर आप इन पीडीएफ्स को भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं. इट इज़ वेरी ईजी. और अगर आपको वहाँ पे भी कोई दिक्कत आती है so you can visit this portal abhipedia.abhimanyu.com. abhipedia.abhimanyu.com. इस पोर्टल पे जाकर आप वहाँ पर एग्जाम्स में व्यू एग्जाम में जाकर ईपीएफओ एग्जाम को सिलेक्ट कर सकते हैं और आप ये सारे के सारे कोर्सेज वहाँ पर देख सकते हैं. अगर आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सब्जेक्ट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. अगर आप एक सब्जेक्ट के अंदर किसी पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो देखना चाहते हैं या उसके क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, इवन दैट इज़ अवेलेबल. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि मुझे सिर्फ पॉलिटी तैयार करनी है तो पॉलिटी का कोर्स अलग से ज्वाइन कर सकते हैं. और पॉलिटी के अंदर अगर आपको लगता है फॉर एग्जाम्पल कि मुझे जुडिशियल सिस्टम में ही प्रॉब्लम है, फंडामेंटल राइट्स और बाकी चीज़ें मेरी ठीक हैं, यू कैन ज्वाइन इवन द माइक्रो कोर्स ऑन जुडिशियल सिस्टम एज वेल. तो इस लेवल तक फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है और बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पे वो अवेलेबल है, इन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़ अगर आप माइक्रो कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं. इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी पूरी कंप्लीट है, देन यू कैन ज्वाइन अ टेस्ट सीरीज विच इज स्पेशली डिजाइंड फॉर दिस एग्जाम विद द लेवल ऑफ क्वेश्चंस बिफिटिंग द यूपीएससी. तो वो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक इट आउट. देखते हैं आज की वीडियो में कुछ क्वेश्चंस. द फर्स्ट क्वेश्चन starting with a relatively easy one. The presiding officer और न्यायाधिकारी for a ग्राम न्यायालय is appointed by whom? जो ग्राम न्यायालय होते हैं which are established under the local self government, उन ग्राम न्यायालय में जो न्यायाधिकारी होता है, जो जुडिशियल ऑफिसर होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उसे कैसे अपॉइंट किया जाता है? A. by the chief justice of concerned high court, B. by governor in consultation with concerned high court, C. by state government in consultation with related high court, और D. by the district judge. कौन है जो न्यायाधिकारी को अपॉइंट करता है? सो लेट अस सी. देखिए, जो न्यायाधिकारी होता है वो अपॉइंट होता है अंडर द ग्राम न्यायालय एक्ट ऑफ 2008. तो ग्राम न्यायालय एक्ट के तहत ग्राम न्यायालय क्या होगा? इट शैल बी अ कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, JMIC होगा जो इसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर या न्यायाधिकारी होगा, जिसे कि अपॉइंट करेगी स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट. स्टेट गवर्नमेंट उन्हें अपॉइंट करती है हाई कोर्ट से कंसल्ट करके. तो यानी कि यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद रिलेटेड हाई कोर्ट. सी विल बी योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. The President can appoint a judge of a High Court as an acting Chief Justice when the office of Chief Justice of High Court is vacant. Second, the newly created Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh will have common High Court. इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? देखिए, जो पहली स्टेटमेंट है, द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ जज ऑफ हाई कोर्ट एज एक्टिंग चीफ जस्टिस when the office of chief justice of high court is vacant. हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की पोस्ट वेकेंट है तो किसी भी हाई कोर्ट के जज को एक्टिंग सीजेआई बनाया जा सकता है. इट इज करेक्ट. सेकंड, नई जो यूनियन टेरिटरीज बनी है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इनमें कॉमन हाई कोर्ट है. देखिए, जो पहले जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का हाई कोर्ट हुआ करता था वही अब इन दोनों यूटीज का कॉमन हाई कोर्ट है. सो यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. तो आपका आंसर हो जाएगा सी, बोथ ऑफ दीज. तो ये है जुडिशियल सिस्टम से, लेकिन ये सेकेंड स्टेटमेंट थोड़ी सी करंट रेलिवेंस से आ जाती है आपकी. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर एक्चुअली करेक्ट.
Question number 3, which among the following statements is or are correct regarding curative petition? Curative petition पे इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? नंबर 1, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूरेटिव पिटिशन इज सपोर्टेड बाय आर्टिकल 137 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सेकेंड, सच अ पिटिशन नीड्स टू बी लेड विद इन 30 days. 30 दिन के अंदर अंदर इस तरह की पिटिशन फाइल करनी पड़ती है. एंड थर्ड, इट मे बी फाइल्ड आफ्टर अ रिव्यू प्ली इज डिसमिस्ड. इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? 1 and 2 ओनली, 2 and 3, 1 and 3 और ऑल ऑफ द अबव. बेसिकली क्यूरेटिव पिटिशन होती क्या है? जब भी किसी सुप्रीम कोर्ट में जब कोई जजमेंट आ जाती है तो उस जजमेंट के बाद उस जजमेंट को रिव्यू करने के लिए एक रिव्यू पिटिशन डाली जाती है. सो आफ्टर द डिसीजन, उस डिसीजन को रिव्यू करने के लिए एक रिव्यू प्ली डाली जा सकती है, ये रिव्यू पिटिशन डाली जा सकती है. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई और कोर्ट नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की अपील भी सुप्रीम कोर्ट में ही की जाती है, किसी और जजेस की बेंच के आगे. तो डिसीजन के बाद, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद उसी डिसीजन को रिव्यू करने के लिए रिव्यू पिटिशन, और अगर रिव्यू पिटिशन से भी कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो उसके बाद फाइल की जाती है क्यूरेटिव पिटिशन. लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक केस में ये पिटिशंस फाइल की जा सकती हैं. ये प्रूव करना ज़रूरी होता है, किसी सीनियर एडवोकेट से अटेस्ट करवाना पड़ता है कि हाँ रिव्यू पिटिशन में कोई ऐसी बात रह गई थी, कोई नया फैक्ट या कुछ नया एविडेंस आया है या कुछ ऐसा नया हुआ है जिसकी वजह से क्यूरेटिव पिटिशन को कंसिडर किया जाए. सेम चीज़ को बार बार सुप्रीम कोर्ट कंसिडर नहीं करता, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ वेस्ट ऑफ टाइम. तो सर्टिफाई कराना पड़ता है कि हाँ रिव्यू पिटिशन में कोई एक बात कोर्ट की कॉग्निजेंस में आए बिना रह गई थी, ओनली देन क्यूरेटिव पिटिशन कैन बी फाइल्ड. तो जो पहला है, कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूरेटिव पिटिशन इज सपोर्टेड बाय आर्टिकल 137, ये करेक्ट है. सेकेंड, सच अ पिटिशन नीड्स टू बी लेड विद इन 30 days, ये भी सही स्टेटमेंट है. एंड थर्ड, रिव्यू प्ली के डिसमिस होने के बाद इसे फाइल किया जाता है, ये भी सही है. सो ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर. ये होती है क्यूरेटिव पिटिशन. और इसमें एक केस आपको नाम का पता होना चाहिए, अशोक हुर्रा. सो हुर्रा, ये जो है वर्ड आपको याद होना चाहिए, हुर्रा जजमेंट, अशोक हुर्रा जजमेंट. इसमें ये क्यूरेटिव पिटिशन जो है वो ले डाउन की गई थी. दीपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा, इसमें ये ले डाउन की गई थी. सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर एक्चुअली करेक्ट. Question number 4. Consider the following statements. Number 1, under Article 32, Article 32 यानी कि सुप्रीम कोर्ट की रिट jurisdiction की बात हो रही है. Under Article 32, the Supreme Court has the power to issue writs for the enforcement of any of the fundamental and legal rights of citizens only. Second, the High Court cannot issue writs to any authority outside its territorial jurisdiction. इनमें से कौन कौन सी statements इनकरेक्ट है? 1, 2, बोथ और नन ऑफ दीज. थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे इसे, एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ेंगे, ओनली देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर. अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है टू इशू रिट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल एंड लीगल राइट्स ऑफ सिटीजन्स ओनली. गलत है ये स्टेटमेंट. पहली बात तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट इशू कर सकता है, लीगल राइट्स के लिए नहीं, और सिर्फ सिटीजन्स के लिए नहीं, सिटीजन्स एज वेल एज अदर ऑल्सो. फंडामेंटल राइट्स में कुछ ही ऐसे राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है, बाकी तो सबको अवेलेबल है. जैसे आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, 29 एंड 30, ये 5 ऐसी प्रोविजंस हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल हैं. इसके अलावा बाकी फंडामेंटल राइट्स तो नॉन सिटीजन्स को भी अवेलेबल हैं. तो सिटीजन्स ओनली कहना गलत होगा, तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है. सेकेंड, द हाई कोर्ट कैन नॉट इशू रिट टू एनी अथॉरिटी आउटसाइड इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, ये भी गलत है. ये एक परसेप्शन होती है हमारी कि अगर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कोई रिट इशू करनी है तो वो सिर्फ पंजाब और हरियाणा के लोगों के खिलाफ ही कर सकती है. ऐसा नहीं होता है. व्हाट मैटर्स इज द कॉज ऑफ एक्शन. कॉज ऑफ एक्शन कहाँ अराइज हुआ है? अराइजिंग कॉज ऑफ एक्शन, यानी कि वो जो फंडामेंटल राइट या कोई लीगल राइट वायलेट हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, या जिसने वो किया है अगर वो इंसान इस स्टेट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से बाहर का भी है, इवन देन उसको जो है वो रिट इशू की जा सकती है. लेकिन वो जो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट और लीगल राइट है वो पंजाब और हरियाणा में हुआ होना चाहिए. तो कॉज ऑफ एक्शन यहाँ पर अराइज होना चाहिए. वो जो वायलेटर है वो तो कहीं भी हो सकता है. सो दैट इज द रीजन. तो
ये ऐसा कहना कि रिट बाहर वाली किसी अथॉरिटी को इशू नहीं हो सकती है, गलत है। हो सकती है, बस कॉज ऑफ एक्शन उस हाई कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में अराइज होना चाहिए। सो दिस इज द लीगल पॉइंट। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। योर आंसर विल बी सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड दिस इज योर एक्सप्लेनेशन। और इसमें अगर एक और बात समझने वाली ये है कि जो रिट जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, उसमें फ़र्क ये रहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की टेरिटोरियल रिट जुरिस्डिक्शन है वो वाइडर होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया में किसी को भी रिट इशू कर सकता है। जो हाई कोर्ट है वो सिर्फ अपनी स्टेट में हुए कॉज ऑफ एक्शन को ही रिट जो है वो इशू कर सकता है। पहला फर्क ये है, यानी कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन ज़्यादा है, हाई कोर्ट की कम है। लेकिन नंबर 2, अगर हम सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन की बात करें, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट की ज़्यादा है, वो ज़्यादा टेरिटरी कवर करता है, लेकिन सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन ऑफ रिट इज वाइडर इन केस ऑफ हाई कोर्ट एंड नैरोअर इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ वही रिट्स एंटरटेन कर सकता है डायरेक्टली जो कि फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए आए, जबकि हाई कोर्ट्स उन रिट्स को तो एंटरटेन कर ही सकता है जो फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पे आए, उन्हें भी एंटरटेन कर सकता है जो ऑर्डिनरी लीगल राइट्स के वायलेशन पे आती हैं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जब हम रिट की बात करते हैं, रिट जुरिस्डिक्शन की, उसमें टेरिटोरियली सुप्रीम कोर्ट हैज वाइडर जुरिस्डिक्शन एंड सब्जेक्ट मैटर वाइज हाई कोर्ट हैज वाइडर जुरिस्डिक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू मस्ट रिमेंबर। Question number 5. Consider the following statements. Number 1, only a person who has been a judge of a high court. Only word को आप बहुत ध्यान से पढ़ें. Only a person who has been a judge of high court in India can be appointed a judge of Supreme Court. Second, there are no grounds provided under the Constitution for removal of a Supreme Court judge. इनमें से कौन कौन सी statement correct है? 1, 2, both or none of these. देखिए, पहली स्टेटमेंट कि सिर्फ वही सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है जो हाई कोर्ट का जज रह चुका हो, ओनली, ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। पहला, कोई इंसान हाई कोर्ट का जज रहा हो। सेकंड, वो इंसान सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में एडवोकेट रहा हो। एंड थर्ड, दैट पर्सन कैन बी अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द आइज ऑफ द प्रेसिडेंट। ये तीनों क्राइटेरिया हैं सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। तो ओनली वाला क्राइटेरिया गलत हो जाता है। Second, there are no grounds provided under the Constitution for removal of Supreme Court judge. ये भी गलत है। Constitution में साफ साफ लिखा हुआ है that proved misbehavior and incapacity are the 2 grounds for removal of a judge. तो यानी कि ये भी statement गलत है। Correct statement कौन सी हो गई? None of these. D is your answer. So both statements are incorrect और ये उसकी explanation आपको दी हुई है। Question number 6. लोक अदालत के रेफरेंस में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? नंबर 1, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन या एडीआर। क्या ये एडीआर का एक मेथड है? सेकंड, क्या इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया हुआ है? थर्ड, क्या ये सिर्फ सिविल मैटर से डील करता है? इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट गलत है? 2 ओनली, 1 एंड 2, 2 एंड 3, नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव का मतलब होगा कि सारी स्टेटमेंट सही हैं। तो आपको बताना इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। देखिए, पहला जो है इट्स अ कंपोनेंट ऑफ ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये सही स्टेटमेंट है। ये झगड़ों को सुलझाने का एक ऑल्टरनेट तरीका है। सीधा तरीका तो होगा कि आप ट्रायल के थ्रू जाएं, कोर्ट में ट्रायल के थ्रू आप चलें, लेकिन ऑल्टरनेट तरीके बहुत सारे होते हैं, जैसे कि लोक अदालत हो गया, मीडिएशन इज देयर, कंसिलिएशन इज देयर, आर्बिट्रेशन इज देयर, बहुत सारे तरीके हैं ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के। तो यस, लोक अदालत इज अ मेथड ऑफ alternate dispute resolution. Second, it has a constitutional status. No, it doesn't. Constitution नहीं, statutory status है लोक अदालत के पास। Constitution में कहीं mention नहीं है लोक अदालत। Third, it deals only with civil matters. ये भी गलत है। इसमें दूसरे matters भी take up किए जा सकते हैं। It deals only with civil matters गलत है, तो आपको आंसर हो जाएगा 2 and 3, C 2 and 3. ओके, तो इनके पास statutory status है and they deal with matters such as matrimonial family disputes, even criminal offenses also are dealt with by लोक अदालत्स। तो दोनों स्टेटमेंट्स आपकी गलत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये न्यूज़ में भी रहा है बिकॉज ऑफ अ वेरी सीनियर एडवोकेट जिनके खिलाफ ये हुआ था, और कुछ 2-3 कॉमेडियंस हैं। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है?
नंबर 1, द जुडिशरी हैज द पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट इन इंडिया। क्या जुडिशरी अपने ही कंटेम्प्ट के लिए किसी को पनिश कर सकती है? सेकंड, द वर्ड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हैज बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1, 2, बोथ ऑफ दीज और नन ऑफ दीज? दैट इज योर क्वेश्चन। पहली स्टेटमेंट है द जुडिशरी हैज द पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट इन इंडिया। यस, जैसा कि हमने देखा, जो वो अफोरसेड एडवोकेट थे, आई थिंक इट वाज मिस्टर प्रशांत भूषण, तो उनके ऊपर 1 रुपए का फाइन लगाया सुप्रीम कोर्ट ने फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। हालांकि पावर तो बहुत ज़्यादा फाइन लगाने की भी है, बट इट वाज सिंबॉलिक इन नेचर, तो 1 रुपए का ही फाइन लगाया गया और 6 महीने की इंप्रिजनमेंट भी की जा सकती है। तो आज से कुछ 2-3 साल पहले देयर वाज अ हाई कोर्ट जज जिन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगाया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, एंड ही वाज imprisoned for 6 months also. So there was a person who had leveled, he was a high court judge, serving high court judge, and he had leveled some serious allegations against Supreme Court judges. तो उस जज को, हाई कोर्ट के उस जज को सुप्रीम कोर्ट के सामने ट्रायल पे लाया गया, उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगाया गया, ट्रायल चलाया गया, एंड ही वाज imprisoned for 6 months आफ्टर बीइंग फाउंड गिल्टी। तो यस, जुडिशरी के पास पावर है अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश करने की। सेकंड, द वर्ड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यस इट इज। कहाँ पे मेंशन्ड है ये वर्ड? जब हम आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए पढ़ते हैं तो उसमें हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं, दैट एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शैल हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकता है, लेकिन आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में उसके ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हम वहीं पे मेंशन कर दी। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कि ठीक है आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप इसमें 8 रिस्ट्रिक्शंस मेंशन्ड है कि ये 8 चीज़ें आप नहीं कर सकते। जैसे आप लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, कुछ भी इमोरल नहीं बोल सकते, कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जिससे इंडिया के किसी दूसरी फ्रेंडली कंट्री से रिलेशंस खराब हो। सो देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस मेंशन्ड देयर। उन्हीं में एक रिस्ट्रिक्शन है, इट शुड नॉट रिजल्ट इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आप कुछ ऐसा नहीं बोल सकते फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर कि मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ, लेकिन आप कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जिससे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाए। सो यस, दिस टर्म इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हो जाती हैं। करेक्ट पूछा है, बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट? सो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 and both Supreme Court as well as High Courts have the power to punish for their contempt. Question number 8, थोड़ा सा typical assertion reasoning का question है। Assertion है that unlike the Supreme Court, the Constitution makes no provision for appointment of an eminent jurist as a judge of High Court. कि सुप्रीम कोर्ट में प्रोविजन है कि एमिनेंट ज्यूरिस्ट सीधा जज बन सकता है, लेकिन हाई कोर्ट में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है। सेकंड, उसका रीजन ये दिया जाता है दैट हाई कोर्ट्स डू नॉट एक्सरसाइज एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। तो कौन सी इसमें से स्टेटमेंट करेक्ट है? ए सही है और आर उसका अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन है। ए सही है बट आर उसका अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ए सही है, आर गलत है, दोनों ही गलत हैं। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? देखिए, पहली स्टेटमेंट कि सुप्रीम कोर्ट में एमिनेंट ज्यूरिस्ट जो है वो सीधा जज बन सकता है, हाई कोर्ट में नहीं बन सकता, ये स्टेटमेंट सही है। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे कि मैंने आपको बताया, पर्सन should have been a judge of high court or an advocate or a distinguished jurist, लेकिन हाई कोर्ट में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है। तो यस, assertion is correct। रीजन ये बता रहा है the high courts do not exercise advisory jurisdiction। एडवाइजरी jurisdiction होती है अंडर आर्टिकल 143 क्लॉज 1। इस आर्टिकल के तहत जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकते हैं किसी भी मैटर ऑफ ओपिनियन, मैटर ऑफ लॉ और मैटर ऑफ फैक्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन मांग सकते हैं प्रेसिडेंट। यानी कि कोई लॉ प्रेसिडेंट के पास साइन होने के लिए आया दोनों हाउसेज से पास होके, तो प्रेसिडेंट उसे सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर सकते हैं, उसकी ओपिनियन मांग सकते हैं। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसमें कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठती है 5 जज की, विच रिकमेंड्स इट्स ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट। उस ओपिनियन को मानना ना मानना प्रेसिडेंट की मर्जी होती है। तो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज देयर, लेकिन ऐसी कोई एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट के पास नहीं होती। तो क्या ये मतलब हाई कोर्ट डू नॉट एक्सरसाइज एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है, लेकिन क्या ये असर्शन का कारण है? क्या हाई कोर्ट में इसलिए कोई एमिनेंट ज्यूरिस्ट नहीं जाता कि वहां पे एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन की जरूरत नहीं पड़ती? नाउ दिस इज समथिंग। अब देखो, ए करेक्ट है तो इसका मतलब डी तो आंसर नहीं हो सकता। आर भी करेक्ट है तो आर इनकरेक्ट तो नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है।
लेकिन क्या आर अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है या नहीं, लेट अस सी। सो देखिए, डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट जो है वो हाई कोर्ट में नहीं जा सकता सीधा, दिस इज व्हाट वी नो। लेकिन आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है, कोई डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट आज तक भेजा नहीं गया है। तो इस पे अगर हम ओपिनियन देखें कि क्या ये कारण है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ना देने का, अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेड दिस प्रोविजन इंटेंडेड टू ओपन अ वाइडर फील्ड ऑफ चॉइस फॉर द प्रेसिडेंट इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट को अपॉइंट करने की पावर दी गई है प्रेसिडेंट को, ये इसलिए दी गई है ताकि उसका जो एम्बिट है वो ब्रॉड हो जाए। हालांकि ये कहने की बात है क्योंकि कोलेजियम सिस्टम के आने के बाद से अब प्रेसिडेंट या फिर एग्जीक्यूटिव के बिल्कुल भी नहीं चलती है जजेस के अपॉइंटमेंट में। इट इज़ टोटली एन इंटरनल सिलेक्शन प्रोसेस डन बाय द कोलेजियम ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। सो नाउ टू आंसर द क्वेश्चन कि क्या इन दोनों में से सही है, ए इज करेक्ट, वी नो, आर इज एन अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, हाई कोर्ट्स डोंट एक्सरसाइज एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। क्या इस वजह से हाई कोर्ट में डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट नहीं जाते? नो, दिस इज नॉट द रीजन। द रीजन इज कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो अपॉइंट करने में प्रेसिडेंट को थोड़ी सी लेवरेज देना वाज द रीजन कि वहां पर एमिनेंट ज्यूरिस्ट की अपॉइंटमेंट दी गई। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है। सो यस, आर इज करेक्ट बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, but you should try to understand this. Question number 9. So this is a question that we have discussed before in a previous video, I think last month. Now try to answer this. थोड़ा सा conceptual है इसलिए I am repeating this. इनमें से क्या judicial overreach की explanation है as compared to judicial activism and judicial review? Number 1, transgression of judiciary into executive or legislative domain. B, judiciary passing orders to the executive on a matter of public importance. C, judiciary nullifying a parliamentary law that was passed by due procedure, or all of the above. इनमें से क्या judicial overreach की एग्जाम्पल है? तीनों वर्ड्स में बहुत ही थोड़ा थोड़ा फर्क है। देखिए, सबसे पहले आता है जुडिशियल रिव्यू, उससे एक स्टेप आगे चले जाएं तो आता है एक्टिविज्म, उससे भी एक स्टेप ऊपर बढ़ जाए अगर जुडिशरी तो उसे हम कह देते हैं ओवररीच। जुडिशियल रिव्यू का सिंपल सा मतलब होता है कि जब जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया काम कर रही है, जुडिशरी के पास कोई लॉ पास होने के बाद गया, जुडिशरी ने उसको देखा कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन के खिलाफ जा रहा है वो लॉ, अगर जा रहा है तो उसको नलिफाई डिक्लेयर कर दिया, अगर नहीं जा रहा है तो उसको पास कर दिया। दिस इज जुडिशियल रिव्यू विच इज वेल विद इन इट्स पावर्स। तो जुडिशियल रिव्यू की इसमें से एग्जाम्पल आ जाएगी जुडिशरी नलिफाइंग अ पार्लियामेंट्री लॉ दैट वाज पास्ड बाय ड्यू प्रोसीजर, राइट, तो ये रिव्यू में आ जाएगा। सेकंड आता है एक्टिविज्म। एक्टिविज्म का मतलब होता है कि जुडिशरी अपना जितना उसको काम कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया उतना तो कर ही रही है, उससे एक स्टेप आगे जाके कुछ इस तरह के काम भी कर रही है जो लोगों के वेलफेयर के लिए जरूरी है, तो एक्टिविस्ट की तरह काम कर रही है जुडिशरी। तो इसमें आ जाएगा आपका जुडिशरी पासिंग ऑर्डर्स टू द एग्जीक्यूटिव ऑन अ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, दिस इज जुडिशियल एक्टिविज्म। लेकिन अगर हम उससे भी एक स्टेप आगे चले जाएं, ओवर रीच में चले जाएं, ओवर रीच का मतलब है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, ये तीन ऑर्गन्स होते हैं किसी भी स्टेट के, और इनमें सेपरेशन ऑफ पावर्स का प्रिंसिपल होता है। सेपरेशन ऑफ पावर्स, इन तीनों का अलग अलग काम है। एग्जीक्यूटिव ने लॉ को इंप्लीमेंट करना है, लेजिस्लेचर ने लॉ को बनाना है और जुडिशरी ने इन दोनों पे चेक रखना है। लेकिन इन तीनों को अपना काम अलग अलग रहकर करना है, किसी दूसरे के डोमेन में दखल नहीं देना। जैसे जुडिशरी अगर लॉ बनाने लग जाए देन इट विल बी लाइक ट्रांसग्रेसिंग इनटू द अथॉरिटी ऑफ लेजिस्लेचर, ऐसा नहीं कर सकती। तो यानी कि जुडिशियल ओवररीच हम उसे कहेंगे जहां जुडिशरी या तो एग्जीक्यूटिव का या लेजिस्लेचर का काम ही करने लग जाए। जैसे लॉ तो पार्लियामेंट में बनने चाहिए, अगर जुडिशरी जजमेंट की फॉर्म में लॉ ही बनाने लग जाए दैट विल बी जुडिशियल ओवररीच। तो यानी कि ट्रांसग्रेशन ऑफ जुडिशरी इनटू एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव डोमेन इज ओवररीच। तो ए आपका हो जाएगा जुडिशियल ओवररीच। सो योर आंसर विल बी ए। जुडिशियल ओवररीच का मतलब अपनी अथॉरिटी से बाहर निकल के किसी दूसरे ऑर्गन की अथॉरिटी में ट्रांसग्रेस करना। सो दिस ऑल दीज थ्री टर्म्स शुड बी क्लियर टू यू। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इम्पीच करने का जो प्रोसेस है लोकसभा में, उसके बारे में इन स्टेटमेंट से कौन कौन सी करेक्ट है। फर्स्ट, फॉर द कंसिडरेशन ऑफ सच अ मोशन
in the Lok Sabha at least 100 members must sign the motion. Correct. Second, the speaker can either accept or reject. Correct. If the motion is admitted, the Parliamentary Committee on Privileges investigates the charges. No. Parliamentary Committee of Privileges नहीं, judges की ही बनाई हुई एक committee उसको investigate करेगी. And fourth, the motion needs to be passed by absolute majority. No. Special majority. तो इसमें आपका correct जो हो जाएगा, that is 1 and 2 only. So this is your correct answer. तो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस नहीं बल्कि जजेस की ही बनाई हुई एक 3 मेंबर इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी इसको इन्वेस्टिगेट करेगी और एब्सोल्यूट नहीं बल्कि स्पेशल मेजॉरिटी से इसे पास करना होता है. सो द प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ CJI इज मेंशन्ड हियर स्टेप बाय स्टेप. यू कैन रीड इट ऑन, यू कैन डाउनलोड इट बाय वे ऑफ PDF by clicking on the link in the description below. Alright, so this was all that I had to discuss in this video. Do check out our courses for EPFO, our test series, our micro courses, सबकी जो description में link दिए गए हैं, so do check that out. Thank you and all the best for your exam.